हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 12 फिज़िक्स की क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें आज हम करने वाले हैं मेगा रिवीजन। एक ही शॉट में पूरी फिज़िक्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स में सिर्फ 2 to 3 डेज़ रह गए हैं। तो आज हम पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे, सारे चैप्टर्स को, पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स। तो ये सीरीज अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और ये सीरीज एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। उससे पहले जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। एक ही शॉट में हम पूरी फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिवीजन। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 फिजिक्स का। उससे पहले जितने भी मेरे वीडियोस हैं इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में, जिसमें मैंने फॉर्मूलाज का रिवीजन कराया है, कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। कम से कम 11-12 वीडियोस मैंने डाले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोस हैं आपके क्विक रिवीजन के लिए। ओके, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है आप जानते ही हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्रिएट करती है। कोई अदर चार्ज पार्टिकल अगर उस फील्ड में आता है तो वो रिपल्शन और अट्रैक्शन का फोर्स फील करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी यूनिट कूलाम्ब होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। Q इज इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूला होता है, सभी को पता ही है चार्ज का। और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक की, चार्ज जो है वो रिपल्शन अट्रैक्शन फील करता है। और उसके बेस पर हमने चार्ज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, पॉजिटिव नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन का नॉमेनक्लेचर था पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जरूर पढ़ना आप। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आपको सभी को पता है। कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, और सेमीकंडक्टर्स जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होते हैं, जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी शो करते हैं, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे उनकी कंडक्टिविटी 0 होती है। वो इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इन तीनों को भी अच्छी तरह से रीड कर लेना। इलेक्ट्रोस्कोप सभी को पता ही है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जो कि चार्ज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, 2 लीव्स होती हैं इसमें, तो इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा होता है इसका, यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट को बस रखते हैं और ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर कांटेक्ट में आता है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इस मेटल के नॉब के कांटेक्ट में आता है, तो गोल्ड लीव्स जो होती हैं ये मूवमेंट करती हैं, ये रिपल्शन फील करती हैं और ये दूर हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या है, चार्ज है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्ज की, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। एडिटिविटी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज जो है वो स्केलर एडिशन शो करता है। चार्ज को हम स्केलर यानी कि हमारा जो एल्जेब्रिक एडिशन है उस तरह से ऐड कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम में अगर 2 3 4 चार्ज है तो उसको ऐड कर लो बस 2 + 3 + 4 करके, तो वो है आपकी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम चार्ज को हम फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो हम उसमें से पॉजिटिव चार्ज निकाल सकते हैं और उसमें से हम नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज इक्वल होते हैं, तो अगर हम उसमें से नेगेटिव चार्जेस निकाल दें सारे तो वो पॉजिटिव रह जाएगा, और पॉजिटिव निकाल दें तो नेगेटिव रह जाएगा। बट हम चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको क्रिएट नहीं कर सकते, बस हम उसको डेवलप करते हैं। हम उसको, वो पहले से ही मौजूद होता है, बस हम उसको क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं चार्ज को हम इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, और इसके कुछ आपको प्रूफ मैंने दिए थे, जिसमें है आपकी एनिलेशन रिएक्शंस हैं, पेयर प्रोडक्शन रिएक्शंस हैं, इनको जरूर देखना। ठीक है, और उसके बाद आपकी कुछ कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें भी चार्ज कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसमें चार्ज है, +4 कूलम चार्ज है, उसको न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। 2 ऑब्जेक्ट जब टच करते हैं तो कंडक्शन होता है, तो कुछ चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट में रह जाएगा +2 कूलम चार्ज, और नए ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था वो भी हो जाएगा +2 कूलम चार्ज। पर पूरे सिस्टम का चार्ज क्या रहेगा, +4 ही रहेगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे। ठीक है,
क्वांटाइजेशन क्या होता है? चार्ज का क्वांटा इलेक्ट्रॉन होता है, और जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q इज इक्वल्स टू एन ई. एन इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक कूलम चार्ज में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और चार्ज कभी भी फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं होता. दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेना भैया कि ये कुछ एग्जांपल्स है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी. तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इनको जरूर देखना. ठीक है, बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है. बस आपको क्या करना है, जो आपका 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁹ उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी. फिर ये कह रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, और टाइम इसने निकाला है ईयर्स में. तो अपन क्या करेंगे, एक कूलम चार्ज को, द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम कैन बी एस्टिमेटेड टू बी, एक कूलम चार्ज है ना, एक कूलम चार्ज को लाने में कितना टाइम लगेगा. तो t सेकंड लगे तो एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो अपन डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा टाइम है उसको हम डिवाइड कर लेंगे. तो 1.6 10⁻⁻10 कूलम पर सेकंड, यहाँ पर इसको इससे डिवाइड किया जाएगा. 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻10 कूलम पर सेकंड. क्यों? क्योंकि जो हमने जो चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट किया था ये पर सेकंड का चार्ज है, यानी कि एक सेकंड में जो चार्ज बॉडी पे आया था, मूव किया था, वो चार्ज कितना था, 1.6 10⁻⁻10 कूलम था. तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर सेकंड का चार्ज है. इसको 1 कूलम से डिवाइड करोगे तो आपका सेकेंड्स में चार्ज आ जाएगा, और सेकेंड्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 365 इंटू 24 इंटू 3600 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 3600 सेकेंड. तो ऐसे मल्टीप्लाई करके ईयर्स में आपको पूरा टाइम निकालना पड़ेगा. तो 198 ईयर्स लगेंगे एक कूलम चार्ज को लाने में. वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी कर लेना आप. ठीक है, कूलम्स लॉ तो सबको पता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है. यानी जो चार्ज होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, मैग्नीट्यूड्स के और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, और 1/4πε0 सभी को पता ही है. k इज इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है, जो यहाँ लिखा हुआ है आपको पता ही है. F इज इक्वल्स टू K 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है. ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कितना परमिट करती है. कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कितना परमिट करता है, उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है. वेक्टर फॉर्म याद रखना है, फिजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R कैप, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है. ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे. ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके न्यूमेरिकल्स देख लेना भाई. सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है. कूलम्स लॉ के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना. ठीक है, ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी 2 मिनट लगेंगे, आप रिवाइज कर लेना कि जो नेट चार्ज होता है वो सभी सिस्टम के टोटल फोर्सेस का सम होता है. एक पॉइंट पर लगने वाले चार्जेस, एक चार्ज पर लगने वाले सभी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होता है एफ नेट. दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस एक फॉर्म याद रखनी है आपको, एक फॉर्म आपको याद रखनी है, वो आप याद रख लेना बस, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा खास बात. ठीक है, हाँ जल्दी से इसमें आते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जाते हैं. ये देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना. इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना कि Q1 Q2 चार्ज 3Q3 चार्ज प्लेस्ड है, इस पे L साइड है. तो यहाँ पर आपको सेंट्रॉइड ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे एक Q चार्ज रखा हुआ है. तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q, इस चार्ज पर फोर्स कितना होगा वो निकालना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चार्जेस पर लगने वाला फोर्स निकालने के लिए, Q चार्ज पर F1 F2 F3 निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जैसे आप जानते हो ये सिमेट्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO होगा. तो हम क्या करेंगे, एक साइड हम यहाँ पर मीडियन निकाल लेंगे. तो मीडियन की वैल्यू AD है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो. AD इज इक्वल्स टू AC cos थीटा होता है ना.
AC आपका क्या है, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दिस इज द हाइपोटेन्यूस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो आपका जो कॉस थीटा हो जाएगा वो बेस अपॉन में हाइपर, ये दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, AD इज द बेस एंड AC इज द हाइपोटेन्यूस, क्योंकि थीटा यहाँ पर है आपका, ए एंगल थीटा रखोगे ना, ए एंगल पे थीटा रखोगे तो AD बेस होगा, AC आपका हाइपोटेन्यूस होगा, तो AD बाई AC इज इक्वल टू कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो AD की वैल्यू आ जाएगी AC cos 30, मतलब cos 30 √3/2 होता है, और AC कितना है, AC आपका L है, तो √3/2 L आ जाएगा आपका। और आपको यहाँ से जो AD की वैल्यू है मिल गई, और आपको पता है कि AO कितना होगा, तो AO होता है, आपको पता है मीडियन का 2/3 होता है, ठीक है। जो AO होता है आपका, जो मिड पॉइंट से एक वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो मीडियन का क्या होती है, 2/3 होती है। तो उससे अपन ने निकाल लिया, AO मिल गया, BO मिल गया, CO मिल गया, तीनों ही इक्वल होंगे, बस आप F1 F2 F3 कैलकुलेट कर लो और टोटल फोर्स निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल फोर्स हो जाएगा इस पर लगने वाला, जो कि जीरो होने वाला है, क्योंकि सभी चार्जेस इक्वल हैं और सभी की डिस्टेंस सेम है। तो भाई जब नेट फोर्स लगाओगे निकालोगे तो वो तो जीरो ही आएगा ना, और सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। आपको पता ही है F1 F2 F3 ये इनके सभी के जो कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, अगर आप इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए जो नेट फोर्स ज़्यादातर सिमेट्रिकल शेप्स में जीरो रहता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है, फोर्स इन द यूनिट चार्ज, फोर्स जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है एक चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन को फील करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट चार्ज, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब, और फॉर्मूला होता है F इज टू E इज इक्वल्स टू F/Q। और आपको पता है एक यूनिट चार्ज के कारण, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो कूलम्ब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो KQ/R² होता है, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, KQ/R² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये सब अच्छी तरह से देख लेना, ज़्यादा कोई इतना खास नहीं है सिस्टम ऑफ चार्जेस में। फिजिकल फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है आपको पता ही है कि अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे और वहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज ले गए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है वो नेगेटिव चार्ज, और अगर आप पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो वो उसको रिपल्शन फील करता है। तो इस बेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिज़ाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता है इमेजनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, इमेजनरी लाइंस होती हैं जहाँ पर जिस पर अगर अपन टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। किसी भी चार्ज के अराउंड जो इमेजनरी लाइंस होती हैं जिस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मोशन करता है, जहाँ पर वो मूव करता है, जिसकी डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, दिस इज कॉल्ड, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज, ये सभी को पता ही है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ठीक है। ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स उन्हें कहा था, ठीक है। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी करते हैं, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टडी करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जल्दी से देख लेना कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, और इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। वो कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, उनमें कोई ब्रेक नहीं होता। अगर इन अ चार्ज फ्री रीजन है, अगर कोई वहाँ पर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व्स, उनको आप कर्व्स की तरह ले सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। दिस फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्व्ड नेचर का होता है, तो कभी भी वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पता ही है, जो नॉर्मली एक सरफेस में से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास आउट हुई, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू एनी क्लो क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं।
और इसका फॉर्मूला आपको सभी को पता ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है, या ई डेल्टा एस। डेल्टा इज द एरिया, ये एरिया पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और थीटा एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज ई डेल्टा एस कॉस थीटा एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा ही यूनिट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। वेबर इज फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इज फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक डायपोल सभी को पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का पेयर अगर सेपरेट है डिस्टेंस से, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना, एक्सिस वाले और ये आपके इक्वेटोरियल एक्सिस के क्वेश्चन, इक्वेटोरियल प्लेन के और एक्शियल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है, तो ये जरूर देख लेना डेरिवेशन अच्छी तरह से। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल से जरूर देख लेना थोड़ा बहुत, कि भाई CO2 होता है, आपका CH4 होता है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स डायपोल फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। डायपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। आपका जो डायपोल यानी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी देख लेना कि भाई उसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है, तो टॉर्क का डेरिवेशन, और आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई होता है, आपको पता है पीई साइन थीटा होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज कॉल्ड टॉर्क। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेल्टा चार्ज पर यूनिट एरिया, लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब अच्छी तरह से देख लेना। उसके बाद गाउस लॉ ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड टू द सरफेस। तो किसी भी सरफेस में जो टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ε0, ये इसका गाउस लॉ होता है, ये आपको पता ही है। गाउस लॉ Q इज इक्वल्स टू फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई ε0, और इसका कोई डेरिवेशन है थोड़ा बहुत, गाउस लॉ का जो प्रूफ है वो जरूर देख लेना आप, ठीक है। कहां लगता है गाउसियन सरफेस, गाउस लॉ कहां अप्लाई होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, उसका जरूर आप पढ़ के जाना, अच्छी तरह से इसको रीड करके जाना, ठीक है। गाउस लॉ के न्यूमेरिकल्स 100%, एप्लीकेशंस 100%, फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज, ये भी जरूर कर लेना भाई, स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट जो लॉन्ग कंडक्टर है या लॉन्ग वायर है उसके कारण एक थिन आपका स्ट्रेट वायर होता है, उस पर हम एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं, तो लैम्डा अपॉन में 2πε0r ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है। प्लेन शीट के कारण इंपॉर्टेंट है, सिग्मा अपॉन में 2ε0 आता है। स्फेरिकल शेल के तो तीनों केसेस हैं, आप देख लेना भाई अच्छी तरह से। फर्स्ट केस आपका आउटसाइड वो जो पॉइंट चार्ज के कारण होता है, स्फेरिकल शेल बाहर है, अगर कोई पॉइंट बाहर है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो पॉइंट चार्ज वाला ही होता है, KQ/r², वहाँ r स्मॉल होता है। अगर सरफेस पे है तो KQ/R² हो जाएगा रेडियस के बराबर, और इनसाइड 0 होता है, स्फेरिकल शेल में इनसाइड 0 होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब जल्दी से चैप्टर 2 में आते हैं। चलो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं जल्दी से। रिवीजन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो भाई इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, भाई ये अच्छी तरह से पढ़ के जाना। इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डेरिवेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको आप अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ये अच्छी तरह से देख लेना कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये अच्छी तरह से देख लेना। जो वर्क डन होता है किसी भी यूनिट चार्ज को ब्रिंग करने में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट और टू एनी पॉइंट, उसे अपन कहते हैं आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो V इज इक्वल टू W/Q से लिखते हो, ठीक है। तो वर्क अपॉन में पर यूनिट चार्ज इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, एक और दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो VB माइनस, अगर A और B पॉइंट है तो VB माइनस V इज इक्वल टू WAB/Q होता है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला देख लेना भाई अच्छी तरह से।
पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर ही होता है, के क्यू बाय आर। पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है इट इज के क्यू बाय आर। ओके, तो ये अच्छी तरह से सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें इसके जितने भी डेरिवेशन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जल्दी से आते हैं नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई ये सारे केसेस अच्छी तरह से कर लेना। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो केसेस हैं ये अच्छी तरह से डेरिवेशंस देख लेना बढ़िया तरीके से कि किस तरह से निकाला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना। एक मिनट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा लैग कर रहा है। ओके, तो ये जो डेरिवेशन है आपका किसके कारण, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये भी अच्छी तरह से देख लेना, काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, ये काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, पर हम इसे इजीली भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ बस ज्योमेट्री वाली लगाई गई है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी की तरह भी कर सकते हो, वरना इसके कई शॉर्ट मेथड हैं तो आपने वो पढ़ रखे होंगे आई थिंक, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं, पर मैं बता देता हूं कि इसका जो डेरिवेशन है वो काफ़ी इजी वे में भी हो जाता है। बट हाँ, अगर आप ज्योमेट्री से करते हो तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, ये आप ज्योमेट्री लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये R1 स्क्वायर निकालने के लिए अगर ये R डिस्टेंस है, ये A डिस्टेंस है, तो हम R1 स्क्वायर इक्वल्स होता है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, R2 स्क्वायर होता है R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स लगा के फिर V का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और V का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपके पास पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल के कारण क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल के कारण क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, तो आपका जो रैंडम पॉइंट के कारण है वो आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी का डेरिवेशन बहुत बड़ा लगता है तो आप अपना भी डेरिवेशन कर सकते हो, जो आप करते हो। यहाँ पर बस करना क्या होता है, अपन यहाँ R1 स्क्वायर यूज़ नहीं करते, अपन यहाँ R1 यूज़ कर लेते हैं। तो R1 क्या है आपका, R1 है आपकी पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस, है ना। R1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस, दिस इज R1। तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस जो होती है आपकी वो R माइनस ए कॉस थीटा यूज़ करो, और R2 की जगह आप R प्लस ए कॉस थीटा यूज़ कर लो। बस आपको ये स्क्वायर लिखने की, ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस R1 की जगह R प्लस ए कॉस थीटा यूज़ करोगे, और R2 की जगह R माइनस ए कॉस सॉरी R1 की जगह R माइनस ए कॉस थीटा, और R2 की जगह R प्लस ए कॉस थीटा यूज़ करोगे, और बस आप फॉर्मूले में पुटअप कर दोगे। फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है किसी भी पी पॉइंट पे, वो के पी अपॉन में आर होता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट्स के कारण है, तो के पी बाय आर प्लस जो R1 के पी बाय R1 माइनस के पी बाय R2 होगा। तो के पी तो कॉमन आ जाएगा, के क्यू तो कॉमन आ जाएगा आपका, के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2 करोगे तो के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, और बचेगा क्या, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, और उसमें आप बस वो वैल्यू पुटअप कर देना, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा के पी बाय आर, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसी रैंडम पॉइंट के कारण है, ये किसी रैंडम पॉइंट के कारण है। एक्शियल में कितना होता है, अगर अपन एक्शियल में निकालते हैं, एक्सिस में निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल, तो वो होता है आपका के पी बाय आर स्क्वायर, है ना। और अगर अपन बात करें इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता है। इक्वेटोरियल पे क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो होता है इक्वेटोरियल सरफेस पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से देखना। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं ये अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, और ये एक ऐसी सरफेसेस होती हैं जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो रहती है, मतलब हर सरफेस में पोटेंशियल सेम रहता है। तो ऐसी सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जीरो हो, तो वो सरफेसेस आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो इसकी ये भी अच्छी तरह देख लें। रिलेशन, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये अच्छी तरह से देख लेना, डिराइव कर लेना पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण ये भी देख के जाना। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण तीन चार्जेस हो तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो वर्क डन होता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में, दिस इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल्स टू के
Q1 Q2 बाय R1 प्लस के यहाँ पर आपके पास 3 चार्ज है तो Q1 Q2 बाय R12, Q1 Q3 बाय R13, Q2 Q3 बाय R23। इस तरह से सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से देखना है इसके। सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल, ये सभी को पता ही होगा। ठीक है, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिंगल चार्ज के कारण। ठीक है, एक्सटर्नल ये जरूर कर लेना भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये जरूर कर लेना। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है PE cos थीटा, ये जरूर कर लेना आप अच्छी तरह से। इसके दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो आता है PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, और या फिर अपन ऐसे भी लिखते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या cos थीटा 0 लिखा है, मतलब 0 मतलब और पहले वाला एंगल, तो पहले वाले एंगल को थीटा 1 कह दो, अगले वाले एंगल को थीटा 2 कह दो, तो फॉर्मूला बन जाता है PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स आपको पता ही है। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 होता है। सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल। किसी भी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्मली पास आउट होती हैं, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है, 90 डिग्री पे होता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे। द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में किसी के कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वो गाउस लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जो टोटल फ्लक्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू होता है, यानी कि वो कोई भी उसमें एक्सेस चार्ज नहीं होगा इंटीरियर में कंडक्टर के, वो कांस्टेंट वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड। कि ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टर के वॉल्यूम में जो सरफेस पे अगर अपन बात करेंगे, सरफेस पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिखेंगे तो सरफेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक और अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे तो दोनों का सेम आएगा। मतलब अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो सरफेस वाला ही होता है, सरफेस के इक्वल होता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर में। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर सभी को पता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ये भी अच्छा रूल है, इसका अच्छी प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, यानी कि द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0। कंडक्टर की कैविटी में जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, जो होलो कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये अच्छी तरह से कर लेना। कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है और डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होता है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करना। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में आ सकता है, पोलर और नॉन पोलर दोनों के एग्जाम्पल्स अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, नॉन पोलर का स्ट्रक्चर और पोलर का स्ट्रक्चर ये बढ़िया तरीके से देख लेना। ठीक है, वीडियो को 2x स्पीड पे चलाओ या 1.5 स्पीड पे चलाओ, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो भैया, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक, ये डायग्राम अच्छी तरह से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस जो होता है Q इज प्रोपोर्शनल टू V, फॉर्मूले को, इस रूल को फॉलो करता है कैपेसिटेंस। तो Q इज इक्वल्स टू CV, C यहाँ पर कैपेसिटेंस होती है, विच इज इक्वल्स टू Q बाय V। ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ये अच्छी तरह से देख लेना भैया। C इज इक्वल्स टू Q बाय V, फेराड इसकी यूनिट होती है। और कैपेसिटेंस के बारे में पूछ लें तो आप कह देना एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटेंस कहलाती है। Q बाय V फॉर्मूला होता है, यूनिट फेराड होती है। ठीक है, कुलम पर वॉल्ट इज कॉल्ड फेराड, 1 कुलम, 1 कुलम पर 1 वॉल्ट इज कॉल्ड 1 फेराड। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। ठीक है, एक जो प्लेट के कारण, एक प्लेन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे आउटर रीजन में, तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सिर्फ इनर रीजन में, अंदर के रीजन में, यानी कि अगर अपन बात करें रीजन 1 और 2 की, तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? सिर्फ इन दोनों के प्लेट्स के बीच में होता है, बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। बस हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट्स होती है ना, पैरेलल प्लेट्स, उनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विच इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, E इज इक्वल्स टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। और यहाँ से V का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, V इज इक्वल्स टू ER होता है। तो डिस्टेंस कितनी है प्लेट्स के बीच में? D है, तो V इज इक्वल्स टू ED लगाते थे आप, तो वहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी। और
क्यू कैपेसिटेंस निकालनी है पैरेलल प्लेट की, तो क्यू बाई वी कर दो। तो क्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट, वो अपन ने क्यू की वैल्यू तो रखनी है, वी की वैल्यू जो अब निकाली है वो वैल्यू ये वाली पुटअप कर दो। तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल आउट हो ही जाएंगे आपके, से बचेगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। क्यू तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो ये अच्छी तरह से देख लेना। और ये कुछ वैल्यूज़ हैं, सी की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है वैक्यूम में, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, तो 8.85 10 की पावर -9 फेराड आती है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो आपको पता है के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी आ जाता है। और के की वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो सी बाय सी जीरो होता है। सी होता है आपकी कैपेसिटेंस अभी की डाइलेक्ट्रिक वाली, और सी ओ मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जब कोई मीडियम नहीं था वहाँ वैक्यूम था तब की कैपेसिटेंस। इसका रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से देख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलाज ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमें पूरी फिजिक्स को रिवाइज करना है। सीरीज में फॉर्मूला आपका पैरेलल वाला आता है, रेजिस्टेंस का जो पैरेलल का फॉर्मूला है ना वो यहाँ पर सीरीज में आता है, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट रहता है, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, और पैरेलल में आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। चार्ज अलग अलग होता है, Q1 Q2 Q3, तो वहाँ इक्विवेलेंट चार्ज निकालते हैं और वहाँ से फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 + so on Cn तक। ये आता है पैरेलल का फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV², अच्छी तरह से देख लेना भैया, हाफ QV हाफ CV², Q²/2C, ये तीनों फॉर्मूला है वर्क डन के एनर्जी के। ठीक है, इसका डेरिवेशन अच्छी तरह से देख लेना। तो ये अपने लगभग सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो गए, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 में आते हैं जल्दी। चलो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंट अभी अपन इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखेंगे। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जल्दी से, जैसे आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका डेरिवेशन, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जरूर कर लेना भाई। सिग्मा क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है 1/ρ, रो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कर लेना, रेजिस्टेंस जो होता है ρl/a होता है, आपको पता ही है, जो लेंथ पे डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एल पे, लेंथ पे डिपेंड करता है, और उसके एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेना। ओम्स लॉ सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, और इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, अच्छी तरह से देख लेना भैया। और रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल एरिया वाले, एरिया को हाफ कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया, ये न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, इनको अच्छी तरह से करके जाना। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हो गया आपका। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कुछ फॉर्मूलाज हैं इनको आप अच्छी तरह देख लेना। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, ये अच्छी तरह से इसको रिवाइज करना भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, VD। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल वेलोसिटी से मोशन करते हैं, थर्मल वेलोसिटी कहलाती है वो उसकी। जब उसको पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो VD इज इक्वल्स टू ई टॉ बाय एम होती है। ठीक है, ई टॉ बाय एम, दिस इज द वेलोसिटी, दिस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उनका एक्सेलरेशन होता है -EE/m होता है। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये जरूर कर लेना। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है, I इज इक्वल्स टू NEAVD, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी तरह से कर लेना। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, रो की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू क्या होती है, अच्छी तरह से देख लेना भाई। G क्या होता है, आपका कंडक्टेंस होता है। सिग्मा क्या होती है, आपकी कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी रो होती है। इन सब के फॉर्मूलाज अच्छी तरह से देख लेना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मोबिलिटी VD/E होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड आपकी मोबिलिटी। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, कहाँ वर्क करता है, कहाँ नहीं करता है, कहाँ वर्क नहीं कर रहा है और कहाँ कर रहा है, ये जरूर कर लेना भाई। डेरिवेशंस, नॉन ओमिक डिवाइसेस और ओमिक डिवाइसेस, इसकी लिमिटेशंस कहाँ होती हैं, कहाँ ये ओबे करता है, कहाँ ओबे नहीं करता है ओम्स लॉ। ठीक है, ये भाई अच्छी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले यहाँ स्ट्रेट लाइन जा रहा था, पर आगे जाके एक कर्व हो जाता है, नॉन लीनियर रीजन आ जाता है। ठीक है, तो कई चीज़ों में, जैसे आपके
टेम्परेचर जहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है वहाँ पर ओम्स लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंसेस चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट हो गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए जैसे एलईडी हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, यहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट्स में वहाँ आयंस होते हैं, चार्ज करियर्स, तो वहाँ ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये अच्छी तरह से देख लेना भैया, ये डायोड वाला देख लेना भाई, ट्रांजिस्टर, डायोड, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इन सब के डायग्राम बना देना, ये ओम्स लॉ की लिमिटेशंस होती हैं। रेजिस्टिविटी के कुछ फॉर्मूलाज और उनके टेम्परेचर डिपेंडेंसी ज़रूर देख लेना। अल्फा बीटा जो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, ये अच्छी तरह से देख लेना इनके बारे में। जल्दी से हम आते हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, टेम्परेचर के न्यूमेरिकल्स। टी का फॉर्मूला क्या होता है, आर टी माइनस आर जीरो अपन में आर 100 माइनस आर जीरो इंटू 100। तो आर टी की वैल्यू यहाँ दे रखी है, आर जीरो भी दे रखा है, आर 100 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है वो दे रखा है। तो आपको बस टी निकालना था यहाँ पर। तो आर टी का फॉर्मूला होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफ इन टेम्परेचर टी इज इक्वल्स टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी, तो ये लगाना होता है। पावर के सारे फॉर्मूलाज देख लेना, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, P इज इक्वल्स टू वी आई होता है, और इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर, इसे अच्छी तरह से आप अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे कर लेना, ठीक है। सेल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे कर लेना। इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूलाज, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये होता है फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज का, टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला। आई का फॉर्मूला ई बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, ठीक है। सेल इन पैरेलल, सेल सीरीज, इन सब के फॉर्मूलाज अच्छी तरह से भैया रिवाइज करके चले जाना। सेल के फॉर्मूलाज के जितने भी सेल के फॉर्मूलाज हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ये वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये सीरीज़, ये पैरेलल का फॉर्मूला आ गया। सीरीज़ का तो आपको पता ही है, सीरीज़ में सेल्स बिल्कुल सेम टू सेम कॉम्बिनेशन चलता है, तो ज़्यादा इतना खास नहीं है। पर हाँ, ये पैरेलल वाला ज़रूर देख लेना, पैरेलल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरीज सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वहाँ जो इक्विवेलेंट आपका आता है, ई इक्विवेलेंट आता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपन में R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होता है। और फिर अपन वो जो टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। किरचॉफ रूल जरूर कर लेना भाई, हम किरचॉफ के जंक्शन रूल्स, जंक्शन वाला रूल की सारा एल्जेब्रिक सम जीरो होता है, किसी भी नोड पे, किसी भी पॉइंट पे एल्जेब्रिक सम करंट का जीरो होता है। और आपके लूप लॉ अच्छी तरह से कर लेना भैया। जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, वोल्टेज लॉ, वो अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके क्या बनते हैं, साइन कन्वेंशन बनते हैं। साइन कन्वेंशन बनते हैं, कहाँ से करंट पास आउट हुआ है, कहाँ से करंट आपने कौन सी डायरेक्शन ली है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं अगर ए बी सी डायरेक्शन लेता हूँ, ऐसे चलता हूँ ए बी सी डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इस रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव आएगा। पर अगर मैं यहाँ 2 ओम पे भी जाऊँगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन पे चला हूँ। पर यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, -10 लूँगा, क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आया हूँ मैं। अगर मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आता हूँ तो वो पोटेंशियल नेगेटिव होता है, अगर पॉजिटिव में आता तो पॉजिटिव लेता, ठीक है। और अगर अपन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो ये सारे पोटेंशियल 1 वाला, 2 वाला, 4 वाला सब नेगेटिव हो जाते। तो ये हो जाता -1R -2R, ये हो जाता, सॉरी I1 है ना, करंट की वैल्यू यहाँ तो I1 है, तो -I1 यहाँ पर पोटेंशियल हो जाता, ये हो जाता 2I1 ये हो जाता -4I2। तो इस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर I1 आया है, यहाँ से I1 करंट आया है, देखो ये I2 यहाँ जा रहा है, यहाँ I3 आ रहा है, तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है ना वो I2 प्लस I3 है, मिल गया, जंक्शन रूल को फॉलो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बी पॉइंट पे जंक्शन रूल लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जंक्शन रूल्स अच्छी तरह से। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं इसके आपको, और इसका पूरा डेरिवेशन भी कराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देख लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बनाई थी उसमें P/Q = R/S, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसकी क्या एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर पे करंट जीरो होता है और ये एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, और ये एक्यूरेटली यानी एक्यूरेसी और प्रिसीजन है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेरिवेशन, सॉरी रिवीजन कंप्लीट।
तो जल्दी से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 का भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 4 के, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। इसमें जनरली आपके जो फेराडे के लॉज हैं और मैग्नेटिक फोर्स है, फेराडे के लॉ चलो उसमें आएंगे, 6 चैप्टर में आएंगे आपके, पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, क्योंकि कई बार शॉर्ट क्वेश्चन इससे बनता है कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो लॉरेंज फोर्स एक ऐसा टोटल फोर्स होता है जो किसी चार्ज पार्टिकल पर लगता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में हो, दोनों फील्ड एक साथ हो, वहां पर चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स एक आपका एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण होता है। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। उसे अपन क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई वैक्टर प्लस वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ठीक है। क्यू ई वैक्टर प्लस वी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर, वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू बी, ठीक है। F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू बी, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। दिस इज द लॉरेंज फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चार्ज की वेलोसिटी पे, और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, और पूरा अगर बोलोगे तो साइन थीटा के साथ आता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये पूरा फॉर्मूला बनता है, ओके। करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ILB होता है, F इज इक्वल्स टू ILB होता है। ये अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना भाई, F इज इक्वल्स टू ILB, ये बढ़िया तरीके से रिवाइज करके जाना। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोशनल EMF की वैल्यू निकालना, सर्कुलर मोशन होती है, कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, द पार्टिकल की जो मोशन होती है V और B अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो ही वो सर्कुलर मोशन कर पाता है। तो वी शैल कंसिडर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर V और B वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो सर्कुलर पाथ में, हेलिकल पाथ में मोशन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपका, जो हेलिकल मोशन होती है चार्ज की, ये अच्छी तरह से देख लेना, कुछ इस तरह से मोशन होती है। और यहाँ पर जो आर की वैल्यू होती है, जो रेडियस होती है सर्किल की, वो mv/qb होती है, और ओमेगा यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 2πv होती है, यानी qb/m होती है। और टाइम पीरियड आपका पता ही है, आपको टाइम पीरियड तो आप निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, ठीक है। जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है उसका उल्टा कर लो तो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। और पिच की याद रखना भाई, पिच क्या होती है, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। तो वो होती है जो उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय जो, अब यहां ध्यान रखना, पैरेलल कंपोनेंट लेना है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड इज कॉल्ड पिच। तो v पैरेलल मल्टीप्लाई बाय t, तो 2πmv अपॉन में qb, ये फॉर्मूला आ जाता है पिच का, ठीक है। यानी कितनी डिस्टेंस मूव की है, तो अपन से पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे वेलोसिटी का। बायो सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायो सावर्ट लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ लगता है, ये अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। dv इज प्रोपोर्शनल टू IDL r/r³, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4π IDL r अपॉन में r³ होता है। और ये क्या बताता है आपको लॉ की, करंट कैरिंग कंडक्टर का जो छोटा सा करंट एलिमेंट होता है, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना और किस डायरेक्शन में है उसके बारे में बताता है, ठीक है। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का जो छोटा सा एलिमेंट है, छोटा सा, बहुत छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है जो यहाँ पर लिया हुआ है, दिस इज द करंट कैरिंग एलिमेंट। तो ये छोटा सा जो करंट एलिमेंट है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन पे होगा, वो आपका बायो सावर्ट लॉ बताता है, ठीक है। ये अच्छी तरह देख लेना। म्यू नॉट बाय 4π आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है वैक्यूम में, ठीक है। 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होती है।
ठीक है, ये अच्छी तरह से भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, इसके न्यूमेरिकल्स जरूर करना। सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के डेरिवेशन भाई बढ़िया तरीके से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से करना। डी बी इज टू म्यू नॉट अपन में 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इससे पूरा डिराइव करके फाइनल जो फॉर्मूला आता है तो वो आता है आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x² प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और अगर अपन बात करते हैं सेंटर पॉइंट पे बात करें, किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2r होता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम किसकी डायरेक्शन निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। यानी कि राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर अपन ऐसे मूव करते हैं फिंगर को, तो यहाँ पर जो पाम को आप मूव करो, कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड अराउंड द सर्कुलर वायर विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन पे फिंगर्स पॉइंट होनी चाहिए। तो जो आपकी थंब की डायरेक्शन बताएगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो थंब जो डायरेक्शन शो कर रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये अच्छी तरह से देख लेना भैया। नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इजिकल्स टू म्यू नॉट आई, यानी कि जितना टोटल करंट थ्रेड हो रहा है किसी भी करंट कैरिंग किसी भी लूप में से जितनी भी करंट पास आउट हो रहे हैं यानी थ्रेडिंग हो रही है करंट की, उसका जो सम है वो उसका म्यू नॉट टाइम्स कर दो तो वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल के बराबर होगा, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। तो इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल इजिकल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है, और यहाँ अपन एम्पियरियन लूप कंसिडर करते हैं। किसी भी कंडक्टर के अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम वहाँ पर एक एम्पियरियन लूप बनाएंगे। ठीक है, एम्पियरियन लूप बनाएंगे तो इस तरह से आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके डेरिवेशन भी कर सकते हो। ठीक है, इसके डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। सोलेनॉइड क्या होती है, व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का केस क्या है, सोलेनॉइड के डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कर रहे हैं। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई होती है, स्मॉल एन आई। स्मॉल एन क्या होता है, करंट डेंसिटी, कैपिटल एन बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्मॉल एन। ठीक है, ये ध्यान रखना, म्यू नॉट एन आई होती है, कैपिटल मत लिख देना, एन स्मॉल लिखना। फोर्स बिटवीन द कंडक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, म्यू नॉट फोर्स जो यूनिट लेंथ पे जो फोर्स आता है म्यू नॉट आई वन आई टू अपन में 2 पाई डी, दिस इज द म्यू नॉट आई वन आई टू अपन में 2 पाई डी, ये फॉर्मूला आता है। ये अच्छी तरह से डेरिवेशन कर लेना भाई, बढ़िया तरीके से इसका डेरिवेशन देख लेना। ठीक है, टॉर्क, ये करंट कैरिंग कॉइल किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया इसका, डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट, किसका, डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर आपका। ठीक है, करंट को कॉइल को मूव करा के हम करंट को फ्लो करवा के अपन कॉइल को मूव करवाते हैं। ठीक है, तो डीसी मोटर का कॉन्सेप्ट है, ये अच्छी तरह से देख लेना, इसके डेरिवेशंस। ठीक है, और टॉर्क वहाँ पर एम बी के बराबर होता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से देख लेना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना, सारे न्यूमेरिकल्स आपके बायो सावर्ट लॉ के। ठीक है, सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, सर ये देख लेना भाई, सर्कुलर लूप करंट अपन ने इसको जो सर्कुलर करंट लूप है उसको अपन ने मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन में 2x² प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो अपन कंपेयर करते हैं इसको तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और वहाँ पर अपन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा उसकी वैल्यू कितनी आती है, एन आई ए आती है। ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो एन आई ए के बराबर होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ देखो आई आर स्क्वायर है, और आई आर स्क्वायर में यहाँ पर हम अगर पाई आर स्क्वायर को ए ले लें तो बी का वैल्यू क्या बन जाती है, म्यू नॉट आई ए अपॉन में 2 पाई एक्स क्यूब, पाई को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर जो आई ए है दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मूवमेंट, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डाइपोल मूवमेंट क्या बनेगा, एन आई ए। ठीक है, फिर गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट भाई, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देख लेना, बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना इसको। ओके, एक थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, जब तक आप इसको पढ़ो अच्छी तरह से रिवाइज करो। व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है भाई, सारा रिवीजन करेंगे आज, कंप्लीट पूरा रिवीजन करेंगे, सारे टॉपिक्स को मैं अच्छी तरह से रिवाइज करूँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब आपको बताऊँगा। ठीक है,
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो पूरा अच्छी तरह से अपन देखते हैं, इसका स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसलिए मैंने इसको रोका है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता ही है, जो बहुत छोटी सी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, ये मेजर कर लेता है, बहुत छोटी से छोटी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा जाता है, कॉइल में करंट फ्लो करता है, और जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नेटिक टॉर्क बनेगा। मैग्नेटिक टॉर्क जब बनेगा तो वो से कॉइल घूमने लगेगी, और वहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रहता है जो उस टॉर्क को बैलेंस करेगा, ठीक है। जब इस वहाँ पर स्प्रिंग लगे रहेगा जो टॉर्क को बैलेंस करेगा, और उसके साथ एक इंडिकेटर लगा है, उस स्प्रिंग के साथ एक इंडिकेटर लगा है, एक पॉइंटर लगाया है जो डिफ्लेक्शन बताएगा। जैसे ही वो करंट कॉइल मूव करेगी तो ये इंडिकेटर शो करेगा करंट डिफ्लेक्शन को, क्योंकि ये कॉइल मूव कर रही है तो स्प्रिंग में मोशन होगी, स्प्रिंग मूव करेगी, स्प्रिंग में टॉर्जनल फोर्सेस डेवलप होंगे, जिसके कारण ये पॉइंटर मूव करेगा और वो बताएगा डिफ्लेक्शन को कि भाई कितना डिफ्लेक्शन आया। और गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्क का फॉर्मूला NBA होता है, टॉर्क जो होता है ना मैग्नेटिक टॉर्क, वो NBA होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होती है K अपॉन में NBA थीटा होती है। K होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, K अपॉन में NBA कॉस थीटा, सॉरी K अपॉन में NBA थीटा। और फाई आपको पता ही है, फाई की जो वैल्यू होती है यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है NAB अपॉन में KI के बराबर होता है। ये अच्छी तरह से देख लेना। अमीटर को गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना, ये भी अच्छी तरह से देख लेना कि भाई हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर अपन लगाते हैं कि स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जिसको पैरेलल में लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए। और गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्टमीटर में चेंज करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट थे, ये अच्छी तरह से देख लेना भैया, ठीक है। और समरी जरूर पढ़ के जाना, सारी समरी, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, कंडक्टर के करंट फोर्स क्या होता है, जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जब वो हेलिकल मोशन करता है सर्कुलर पाथ में तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है चार्ज की, दिस इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है, और एम्पियर सर्किट लॉ के फॉर्मूलाज, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अच्छी तरह से। और गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके डेरिवेशंस अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 4 का रिव्यू। अब आते हैं मैग्नेटिज्म मैटर चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो स्कोरिंग चैप्टर है। अच्छी तरह से देख लेना भाई, मैग्नेटिक फिनोमिनॉन क्या होते हैं नेचर में, ठीक है। मैग्नेट कहाँ मिली थी सबसे पहले, वो तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा रिवाइज करना। चैप्टर की शुरुआत में जो ये थ्योरी दे रखी है इसको ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। मैग्नीशिया मिला था अपन को वहाँ पर, ठीक है, ग्रीक आइलैंड इन अ ग्रीक एंड कॉल्ड मैग्नीशिया, वहाँ पर जो मैग्नेट मिली थी नेचुरल, ठीक है, जो मैग्नेटिक ओर था, जो डिपॉजिट्स मिले थे मैग्नीशिया के, वो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। किसी भी बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जहाँ पर कोई पोल, जो टेस्ट पोल होता है वो मूव करता है, ठीक है। नॉर्थ पोल, एक टेस्ट नॉर्थ पोल लेते हैं कंपास का, वो कंपास की निडल मूव करती है, कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करता है उस इमेजिनरी लाइंस को अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, लगभग आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही होती है। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक चीज़ ध्यान रखना, हम उनको नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता हुआ नहीं मानेंगे, ठीक है, और टर्मिनेट इनटू साउथ पोल नहीं मानते हैं, ये गलत है पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सही था, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती हैं, बट यहाँ पर ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप, वो कंटिन्यूस क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर फील्ड लाइंस बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसने मेंशन कर दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कई बुक्स में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा गया है, तो वो उससे कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल से थोड़ी इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है।
इलेक्ट्रिक डायपोल में तो वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी, नेगेटिव की तरफ जाती थी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इनके डायग्राम्स अच्छी तरह से देख लेना, डायग्राम जरूर बना देना भाई, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछें तो इनके डायग्राम जरूर आप शो करना, ठीक है। मैग्नेटिक जो आपकी बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट जो होती है वो किस डायरेक्शन पे रहती है आपको पता ही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। अर्थ की जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उस पे इसकी डायरेक्शन रहती है बार मैग्नेट की, ठीक है। द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो एम बी होता है, और वहाँ पर जो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो दिस इज द माइनस एम बी। तो ये डेरिवेशन सारे सिंपल हैं, ठीक है, इनको आप अच्छी तरह से देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन बी की तरह यहाँ पर ट्रीट करेंगे। यहाँ वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर क्या है, बी है, मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ पर डायपोल मोमेंट था पी, यहाँ पर डायपोल मोमेंट है एम, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट 1/4πε0 था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट μ0/4π है। तो अपन कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है, अपन इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो ये कंपेरिजन जरूर पढ़ लेना, डायपोल एनालॉजी है ये जरूर पढ़ लेना अच्छी तरह से। गाउस लॉ क्या होता है, व्हाट इज गाउस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, भैया ये अच्छी तरह से देख लेना कि भाई गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता था कि भाई किसी भी क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जीरो होता है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो फॉर बोथ द सर्फेसेस। किसी भी सरफेस में से कोई भी क्लोज सरफेस है उसमें गुजरने वाला जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होगा, यानी इंटीग्रल ऑफ बी डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। इंटीग्रल ऑफ बी डी एस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गाउस लॉ अलग था, गाउस लॉ में तो 1/4πε0 था इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, बट यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी ए या बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। वहां पर ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा था, वहां बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। और ये भैया अच्छी तरह से देख लेना भैया, एच क्या होती है, व्हाट इज एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी बाय μ0 माइनस एम। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन को एच कहते हैं अपन, ठीक है। कैपिटल एम आपका, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग, सॉरी, एच इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, ओके। बी इज फ्लक्स डेंसिटी, बी को क्या क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और आपका एम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एम इज इक्वल्स टू काई एच होता है, एम इज प्रोपोर्शनल टू एच होता है। तो काई आपका होता है ससेप्टिबिलिटी, इसे काई प्रोनाउंस करते हैं, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी ही डिसाइड करती है कि मटेरियल या तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा। और इसका फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी का म्यू इज इक्वल्स टू μ0 μr। तो म्यू आर होता है म्यू अपॉन में μ0, और म्यू इज इक्वल्स टू μ0 1 प्लस काई होता है, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू μ0 1 प्लस काई, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ठीक है। ये अच्छी तरह से देख लेना। जितने भी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक ये जरूर पढ़ लेना कि भाई पैरामैग्नेटिक कब होगा, काई लेस देन 1 पे, काई ग्रेटर देन 0 पे, काई लेस देन 0 पे डायमैग्नेटिक, काई ग्रेटर देन 0 पे पैरामैग्नेटिक, और काई अगर बहुत ज्यादा है 1 से तो फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, एक कॉल आ गया था, 2 मिनट, अब 2 मिनट्स वेट कीजिए जब तक ये टेबल देखिए आप 5.2, ठीक है, ओके। तो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, इनको भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, वो यानी कि वो सब्सटेंस है जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रिपल्शन होता है, यानी कि डायमैग्नेटिज्म क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बहुत हल्का रिपेल करते हैं, बहुत कम रिपेल करते हैं, यानी उनकी जो टेंडेंसी होती है वो स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो सब्सटेंसेस आपके डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि इनमें कोई परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नहीं होता, पर जैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इनका मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, इन पर फील्ड इंड्यूस होता है, पर इनका जो फील्ड होता है यानी डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो फील्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे कॉपर हो गया, बिस्मिथ हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया,
ये आपके सब डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी इनमें इनमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉर्मली इनमें मूवमेंट्स होते हैं, इनके मूवमेंट्स रैंडमली होते रहते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक मूवमेंट पहले से होता है, पर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो जीरो हो जाता है। बट जैसे अपन फील्ड लगाते हैं तो ये फील्ड की तरफ अलाइन होते हैं और इनका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो अलाइन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपके हो गए एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, यानी इनमें डोमेन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स के डोमेन होते हैं जहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं। तो जैसे अपन फील्ड लगाते हैं तो सारे डोमेन अलाइन हो जाते हैं, सारे डोमेन अलाइन हो जाते हैं और एक स्ट्रांगली, एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण ये हाईली अट्रैक्शन फील करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। और इसके एग्जांपल आपको पता ही है, आयरन, कॉपर और आयरन, कोबाल्ट और निकल, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5 का रिवीजन। लो चैप्टर 6 पे आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं। फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ के डेवलप होने से करंट बनेगा। तो ये बताया था हमारे फेराडे भाई साहब ने। तो फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स थे, इनको अच्छी तरह से देख लेना। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स, हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स, इनको आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इनको आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो तो ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज करना। फेराडे के एक्सपेरिमेंट क्या थे, सॉरी ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, ऑरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता की थी उसने। फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फेराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? तो उसने ये देखा था कि मैग्नेट को मूव कराने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। जैसे वो मैग्नेट को मूव कराता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। मैग्नेट जब रेस्ट में होती है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, पर मैग्नेट को आप मूव कराते हो तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस करंट, वो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या आया था? E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है वो करंट को इंड्यूस करता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये की आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है EMI का और यही फेराडे ने बताया था, ठीक है। तो ये कुछ फेराडे के एक्सपेरिमेंट थे। एक मैग्नेट कॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, दो कॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था। एक कॉइल को बैटरी से जुड़ा, इसमें करंट को प्रोड्यूस किया, करंट को प्रोड्यूस करने पर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स जब बढ़ता गया, उसकी वैल्यू बढ़ती गई, तो कॉइल नंबर 1 जिसपे कोई बैटरी जुड़ी हुई नहीं थी उससे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पास आउट हुई। तो पहले कम आ रही थी लाइंस, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही थी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कॉइल नंबर 1 पे ज़्यादा होती गई और मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे चेंज हुआ उस कॉइल नंबर 1 पे अपने आप ईएमएफ डेवलप हुआ और ईएमएफ के डेवलप होने से करंट प्रोड्यूस हुआ, जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। और इसी थ्योरी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ये अच्छी तरह से देख लेना भैया। फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन अच्छी तरह से पढ़ लेना भैया। फेराडे ने अपना क्या लॉ दिया, क्या स्टेट किया, व्हाट इज द फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और इसका जो रूल है, इसका जो स्टेटमेंट है ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी से, यानी कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ टर्म्स n है तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। फिर लेंस का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। लेंस ने क्या बताया था कि भाई मैग्नेट को कॉइल में, अगर अपन मैग्नेट को कॉइल के अंदर घुसाते हैं तो वो कॉइल उसे रिपेल करेगी। अगर अपन मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाएंगे तो कॉइल उसे रिपेल करेगी। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी
कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो अपने कॉज का इंड्यूस कर सके, वो अपने कॉज को क्या कर सके, इंड्यूस, वो अपने कॉज का विरोध कर सके। तो ये था आपका लेंस लॉ। तो लेंस ने ये कहा था कि भाई जब हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, करंट इंड्यूस करते हैं किसी भी कॉइल में, तो वो अपने ही कॉज का क्या करेगी, विरोध करेगी, अपने ही कॉज का क्या करेगी, अपोज करेगी। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट। अब देखो फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वो अपने कॉज को क्या कर सके, अपोज कर सके, अपने कॉज का विरोध कर सके। तो वो डायरेक्शन बताई थी ईएमएफ की किसने, लेंस ने, ठीक है। और लेंस लॉ का जो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से पढ़ लेना कि जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा उस कॉज का विरोध करती है जो उससे पैदा करता है, इसलिए वहां पर माइनस का साइन आता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी आता है, ठीक है। और एनर्जी यहां पर कोई क्रिएट नहीं होती है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। जो कॉइल को मूव कराने पे, जो मैग्नेट को मूव कराने पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। ये अच्छी तरह देख लेना भाई, नॉर्थ को अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को मूव कराते हैं तो ये जो करंट की डायरेक्शन होगी या ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो यहां पर भी नॉर्थ बना देगी, जिससे ये रिपल्शन फील हो रहा है, वो अपने ही कॉज का विरोध कर रही है। नॉर्थ को अगर दूर ले जाएंगे तो ये साउथ बनाएगी, ये पास लाना चाहेगी मैग्नेट को, अपने ही कॉज का क्या करेगी, विरोध करेगी। दिस इज द लेंस लॉ। डायरेक्शन अच्छी तरह से पढ़ लेना भैया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉस थे, इंपॉर्टेंट रूल्स थे। मोशनल ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन अच्छी तरह से देख लेना। इसका फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू क्या आता है, BLV आता है, ठीक है, ये अच्छी तरह से देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसका एक और फॉर्मूला है हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, ये वाला हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मोशनल ईएमएफ का, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर रोड रोटेट कर रही है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका जो फॉर्मूला होता है मोशनल ईएमएफ का हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, ठीक है। एल आर के बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है, इसलिए हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इंडक्टेंस क्या होती है, व्हाट इज इंडक्टेंस, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को, वेट अ मिनट,